सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन ऑफ एसे 805। सो जैसे एसे 800 की रिवीजन हमने की थी एकदम मजेदार तरीके से, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स, प्रॉपर क्वेश्चंस, सारी चीजें एकदम डिटेल में अलोंग विद द अमेंडमेंट, वैसे ही मैं आपको एसे 805 का भी रिवीजन कराने वाला हूं। सारे बच्चे रेडी हो जाओ अपने नोट्स और क्वेश्चन बैंक के साथ। नाउ द वीडियो बिगिंस। अच्छा, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना, वीडियो को लाइक करके, ताकि इससे और भी सीए फाइनल स्टूडेंट्स का भला हो सके, क्योंकि कर भला तो हो भला। सो विद दिस पॉजिटिविटी, लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन सेशन। आर यू ऑल रेडी? यस सर, वी आर रेडी। सो आ जाओ मेरे साथ, एसे 805 के साथ स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहता है? स्पेशल कंसिडरेशन। एसे 800 का नाम भी ये था, स्पेशल कंसिडरेशन। एसे 800 का नाम था स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ये कहता है स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको मैं इस पूरी रिवीजन में बोलूंगा एसएफएस। ठीक है सर। एंड स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट, या आप बोल दो आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको मैं बोलूंगा एसईएफएस। अब ध्यान से समझना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दो तरह के होते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बोलेंगे सीएसएफएस। सीएसएफएस का मतलब है इसमें सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स आएंगे, पीएनएल भी आएगा, बैलेंस शीट भी आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स भी आएगा। ठीक है सर। अगर मैं बोलता हूं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी सिर्फ पीएनएल, सिर्फ बैलेंस शीट, या सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, और उसके रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, इसका पार्ट बन जाएंगे। अब अगेन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं तो ऐसे 800 भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं एसईएफएस की। एसईएफएस यानी स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट या आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें कहता है कि जो आप ऑडिट कर रहे हो ना, हो सकता है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं कर रहे, उसके किसी आइटम को ऑडिट कर रहे हो, उसके किसी एलिमेंट को ऑडिट कर रहे हो, या आप उसको एक और नाम दे दो, अकाउंट का ऑडिट कर रहे हो। सिर्फ डेटर्स का ऑडिट, या डेटर के प्रोविजन का ऑडिट, या इंटेंजिबल एसेट्स का ऑडिट। इसके अलावा आप ऑडिट कर रहे हो स्केड्यूल ऑफ टेंजिबल एसेट्स। अब सर, जो एसेट्स हमारे हैं वो तो पहले दो पॉइंट्स में कवर हो गए, बट जो बिल्डिंग आपने लीज पे ले रखी है उसके लिए क्या कर रहे होंगे? रेंटल पेमेंट्स कर रहे होंगे, तो डिसबर्समेंट ऑफ लीज की पेमेंट। और कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जो आपके बिहाफ पे कोई और मैनेज कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नली मैनेज्ड एसेट्स लाइक प्राइवेट पेंशन प्लान। एंड लास्ट में कहता है, कई बार इंप्लॉइज हो सकता है चाहे कि वो चाहे कि भाई हमको ना एक कंफर्ट चाहिए, कि जो भी एंटिटी ने बोनस दिए हम लोगों को, वो बोनस ठीक से कैलकुलेट हुए। बोनस इज जस्ट लाइक प्रॉफिट पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। तो जो भी प्रॉफिट पार्टिसिपेशन की कैलकुलेशन हुई है, बोनस की कैलकुलेशन हुई है, इसका भी ऑडिट अलग से हो सकता है। तो 5 एग्जांपल्स ध्यान रखना। किस्मत बहुत ही अच्छी रही तो इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। पहले 3-4 एग्जांपल तो एसेट्स वाले। एसेट्स में सबसे पहले करंट एसेट्स, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल के बाद टेंजिबल एसेट, फिर ऐसे एसेट्स जो भाड़े पे ले रखे, डिसबर्समेंट ऑफ लीज, फिर ऐसे एसेट्स जो कोई और मैनेज कर रहा है, यानी एक्सटर्नली मैनेज्ड एसेट्स लाइक प्राइवेट पेंशन प्लान, और आखिरी में एम्प्लॉयज भी आपके एसेट्स ही होते हैं, यानी एम्प्लॉय बोनस एंड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। इनकी कैलकुलेशन ठीक से हुई है कि नहीं, इसका ऑडिट भी अलग से हो सकता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी सिर्फ पीएनएल, सिर्फ बैलेंस शीट, या सिर्फ कैश फ्लो का ऑडिट हो रहा है इंक्लूडिंग देयर नोट्स। एंड एसईएफएस के एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब सर एक बात बताओ, एक स्पेशल पॉइंट करा रहा हूं, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। देखना, जो हमारा ऑडिटर है, क्या वो ऐसा कर सकता है कि एक एंटिटी है जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है, ये तो किसी और से करा रही है, ठीक है सर, और जो एसएफएस या एसईएफएस का ऑडिट है वो आपसे करा रही है, क्या आप ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा नहीं, हम ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां कंप्लीट सेट का ऑडिट तो कोई और कर रहा है और सिंगल फाइनेंशियल या स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट आपको करने को बोले। मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। तो देखो क्या कहता है, कंप्लायंस विद द एसेज मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल इफ द ऑडिटर is not engaged to audit the complete set of financial statement। सर ऐसा क्यों? Why is this happening? Because ऑडिटर के पास नहीं है, क्या नहीं है? दो चीजें नहीं है, ना तो अंडरस्टैंडिंग है ना ऑडिट एविडेंस है। ऑडिटर डज नॉट हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इन्वायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, जो कहीं ना कहीं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर के पास है। ठीक है सर। ना ही इसके पास ऑडिट एविडेंस है अबाउट द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई एक बात बताओ,
अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर हो तो आप तो सारे प्रोसीजर करोगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करोगे, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट निकालोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करोगे, सारे कंट्रोल्स की टेस्टिंग करोगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करोगे। आपको नहीं लगता अगर मैं सिर्फ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहा हूं या एसीएफएस को ऑडिट कर रहा हूं तो एक्सपेक्टिंग दिस इज टू मच? हाँ सर, ये बहुत ज्यादा है। तो मुझे कैसे पता अकाउंटिंग रिकॉर्ड जनरली कैसे होते हैं? मुझे पता ही नहीं इनके आईटी प्रोसेसेस कैसे, इनके आईटी कंट्रोल्स कैसे, मैंने उनको टेस्ट ही नहीं किया। तो आई डोंट हैव एनी ऑडिट एविडेंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो जब नहीं है तो और लेना पड़ेगा, यानी आपको फर्दर एविडेंस लेना पड़ेगा टू सपोर्ट और कोरोबरेट द एविडेंस रिक्वायर्ड। तो सारे बच्चे बोलो सबसे पहले ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो चीजें नहीं है, ना तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, साथ ही साथ एविडेंस नहीं है अबाउट द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नहीं है तो लेना पड़ेगा, यानी ऑडिटर विल नीड फर्दर एविडेंस टू कोरोबरेट इट। अब बोलो ये ज्यादा हो जाएगा, इट इज टू मच। तो टू मच का मतलब है, तो ये कहता है अगर आप ऑडिट कर रहे हो एसईएफएस का, सर्टेन एसेज रिक्वायर डिसप्रपोर्शनेट ऑडिट वर्क। डिसप्रपोर्शनेट ऑडिट वर्क का मतलब है जो इस ऑडिट का बेनिफिट होगा, जो इससे फीस मिल रही है, इसके कंपैरिजन में काम बहुत ज्यादा है। सर एग्जांपल देके बताओ। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मान लो आप डेटर्स को ऑडिट कर रहे हो, स्पेसिफिक एलिमेंट में आप एग्जांपल ले लो, डेटर्स को ऑडिट कर रहे हो। तो ये कह रहे डेटर्स के ऑडिट के लिए गोइंग कंसर्न वगैरह की चीजें चेक करना, क्या ये प्रैक्टिकेबल है? नहीं, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। सर डेटर्स और गोइंग कंसर्न का क्या लेना देना है? तो ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल आप ऑडिट कर रहे हो डेटर्स का, तो डेटर्स के लिए जनरली क्या चार असर्शंस चेक करेंगे? एग्जिस्टेंस, राइट, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। ये कह रहे गोइंग कंसर्न भी चेक करो, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं। अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है यानी एंटिटी बंद हो जाएगी। अगर बंद हो जाएगी तो क्या ये डेटर से पैसा रिकवर कर पाएगी? नहीं सर। अगर पैसा ही रिकवर नहीं कर पाएगी तो किस पे इंपैक्ट आएगा? डेटर की वैल्यूएशन पे। तो सारे बच्चे एक बात बताओ, डेटर की वैल्यूएशन चेक करने के लिए मुझे एंटिटी का गोइंग कंसर्न असेसमेंट भी चेक करना पड़ेगा? हाँ। क्या ये एक सिर्फ डेटर का ऑडिट करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं है? सर बहुत ज्यादा एफर्ट है। तो यही तो लाइन लिखी है, फॉर द ऑडिट ऑफ एसीएफएस सर्टेन एसेज रिक्वायर डिसप्रपोर्शनेट ऑडिट वर्क। एग्जांपल, अगर आप डेटर चेक कर रहे हो तो ऐसे 570 के साथ कंप्लाई करना विल नॉट बी प्रैक्टिकेबल। सो कंक्लूजन है कि अगर आपको लगता है प्रैक्टिकेबल नहीं है, मैनेजमेंट से डिस्कस करो क्या हम कोई और टाइप ऑफ एंगेजमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो सारे बच्चे एक बार मेरे साथ आ जाओ, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हमें ऑडिट करने के लिए किसके लिए बुलाया है? एसएफएस और एसीएफएस के लिए। कंप्लीट सेट का ऑडिट कोई और कर रहा है, क्या आप ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा नहीं। क्यों? बिकॉज इट मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल। क्यों प्रैक्टिकेबल नहीं है? दो चीजें नहीं है। बोलो, ऑडिटर डज नॉट हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। साथ ही साथ उसके पास ऑडिट एविडेंस नहीं है अबाउट द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नहीं है तो लेना पड़ेगा, ही विल हैव टू कलेक्ट मोर एविडेंस टू कोरोबरेट द एविडेंस रिक्वायर्ड, टू सपोर्ट द एविडेंस रिक्वायर्ड। अब इससे क्या हो गया? बोलो, इससे हो गया डिसप्रपोर्शनेट ऑडिट वर्क, यानी सर्टेन एसेज रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिट ऑफ एसीएफएस, डिसप्रपोर्शनेट ऑडिट वर्क। एग्जांपल देना एसीएफएस का, डेटर्स। कौन सा ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेट वर्क करवा रहा था? ऐसे 570। तो लास्ट में कंक्लूड कर दो, अगर आपको लगता है प्रैक्टिकेबल नहीं है तो फिर आप कोई और असाइनमेंट कर सकते हो। कोई और असाइनमेंट क्या हो सकता है? मैंने कहा ऐसे केस में हम सर्टिफिकेशन वाला वर्क कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन यानी इसको हम पढ़ते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के नाम से। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एज पर SRS 4400 ऑडिट की जगह आप ये कर सकते हो। तो इस फ्लो में आपने टॉपिक कवर करना है। चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके 2 मिनट लेके पूरा रिवाइज करो और फिर मेरे साथ आगे बढ़ना। ठीक है? ठीक है सर। अब सारे बच्चे पानी के 2-2 घूंट लगाओ। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द मेन पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड। आर यू ऑल रेडी? यस सर। जैसे मैंने ऐसे 800 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक्सेप्टेंस, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट और रिपोर्टिंग। सबसे पहले एक्सेप्टेंस यहां पे डिपेंड करेगी किस पे? एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एफआरएफ। ये कहता है एफआरएफ एक्सेप्टेबल तब होगा जब इसके हिसाब से एडिक्वेट डिस्क्लोजर आते हैं, ताकि सामने वाला समझ सके एसएफएस और एसीएफएस को एंड द इफेक्ट ऑफ मटेरियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, हम ऑडिट कर रहे हैं डेटर्स का, तो सिर्फ आपको डेटर्स का डिस्क्लोजर नहीं देना, ये भी बताना ये 2 लाख आया कैसे, कि डेटर्स तो 2.5 लाख के थे, उसमें से 50,000 का प्रोविजन माइनस हुआ। प्रोविजन क्यों बना? ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर होने चाहिए ताकि डेटर्स भी समझ आए और उस पे जो मटेरियल इवेंट्स और ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है वो भी समझ आना चाहिए। यहां तक सारी बातें क्लियर है? हाँ सर। एक बार फटाफट आ जाओ, किताब से डिस्कस करते हैं। ऐसे का नाम हमको पता है, इनका मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है। मैं कहता हूं अमेंडमेंट भी नहीं, क्लैरिफिकेशन है कि सारे बच्चे एक बात समझना। इधर देखो, शुभम सर ने आपको ऐसे 600 पढ़ाया था। हाँ सर। 600 किसकी बात करता है? 600 की पूरी सीरीज बात करती है, आप किसी और का काम यूज करोगे।
तो 600 बात करता है यूजिंग द वर्क ऑफ ओ फॉर अदर ऑडिटर। आप अदर ऑडिटर का काम यूज करते हो, तो क्या ये जो अदर ऑडिटर होता है, मान लो मैं ऑडिट कर रहा हूं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है, इसमें एक सब्सिडरी है जिसका ऑडिट कोई और कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता था ना, मैं सब्सिडरी के ऑडिटर को गाइड करता था कि यार तू सुनना, जो ये तू सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स का ऑडिट कर रहा है, इस तरह से प्रोसीजर्स करना, इस तरह से चीजों का ध्यान रखना, यस और नो, यस सर। तो जब मैं सब्सिडरी के ऑडिटर को गाइड कर रहा हूं, जब मैं सब्सिडरी के ऑडिट को गाइड कर रहा हूं और वो मेरी गाइडेंस के हिसाब से सब्सिडरी का ऑडिट कर रहा है, तो ये जो सब्सिडरी का ऑडिट कर रहा है कंपोनेंट का ऑडिटर, क्या यहां पे 805 लगेगा? मैंने कहा यहां 805 नहीं लगेगा, यहां 805 नहीं लगेगा, यहां नॉर्मली ऑडिट होगा। तो यही बात इन्होंने गाइड करी है सर, क्या ऐसे 805 डज नॉट अप्लाई टू द रिपोर्ट ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। जो क्यों इशू करी है उसने? इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर। तो अगर प्रिंसिपल ऑडिटर ने कंपोनेंट ऑडिटर को गाइड किया है और उसके बेसिस पे उसने कोई रिपोर्ट दी है, तो बाबू उस पे 805 नहीं लगेगा। ये बेसिक सी बात आपको समझ के चलनी है, बिकॉज आजकल आईसीआई कैसे क्वेश्चंस पूछता है ना एमसीक्यूज में, करेक्ट इनकरेक्ट वाले, कि बताओ इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है, इनमें कौन सी चीज इनकरेक्ट है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है आपको पता होना चाहिए ताकि आप सही ऑप्शन ठीक कर सको। अब सर एप्लीकेशन ऑफ एसेज वाली बात एकदम डिट्टो सेम है जो मैंने 800 में पढ़ाई थी, कि सारे एसेज से कंप्लाई करो जो भी रेलिवेंट है, जो ऐसे की रेलिवेंट रिक्वायरमेंट है उससे भी कंप्लाई करो। अगर आप रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर पाते तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करो। दीज आर द सेम थिंग्स विच आर रिटन, आप इसको बस रीड करके चलना। फिर जो मैंने आपको अभी टॉपिक पढ़ाया कि भाई सुनो, कंप्लीट सेट का ऑडिट कोई और कर रहा है, एसएफएस एसईएफएस का ऑडिट आपको दिया है, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा नहीं। तो एक बार आ जाओ फटाफट, मैं बुक से गो थ्रू करा देता हूं, रिवीजन के अंदर रिवीजन। तो ये कहता है कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसेस रेलिवेंट टू एसएफएस और एसईएफएस मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल। ये कंप्लायंस विद एसेस प्रैक्टिकेबल नहीं होगी इफ यू आर नॉट इंगेज्ड टू ऑडिट द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों सर? क्योंकि आपके पास दो चीजें नहीं है। बताओ क्या? अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एविडेंस नहीं है। क्योंकि एविडेंस नहीं है तो क्या चाहिए? फर्दर एविडेंस चाहिए टू कोरोबोरेट द एविडेंस। अब आपने कहा फर्दर एविडेंस के लिए ज्यादा काम लगेगा, यानी फॉर ऑडिट ऑफ एसईएफएस कुछ एसेज आपसे डिसप्रपोर्शनेट वर्क कराते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप डेटर्स को ऑडिट कर रहे हो तो ऐसे 570 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे कंप्लाई करना विल नॉट बी प्रैक्टिकेबल। तो सर क्या करें? अगर आपको लगता है प्रैक्टिकेबल नहीं है, मैनेजमेंट को बोलो ऑडिट छोड़ दो भाई, मैनेजमेंट को बोलो ऑडिट आप छोड़ो, आप हमसे ऑडिट की जगह कोई और अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट करा लो। जैसा मैंने एग्जांपल दिया एसआरएस 440 के हिसाब से आप यहां पे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। अब आओ मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट में अगेन वही चीज आएंगी, हमें सारे स्टैंडर्ड से कंप्लाई करके चलना है। तो ये कहता है अडेप्ट ऑल द एसेज विच आर रेलिवेंट टू द ऑडिट एज पर द सर्कमस्टेंसेस। देखो आप ऑडिट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड से तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, बस आपने 805 के हिसाब से थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस करनी है। तो ये कह रहा है सारे एसेज अप्लाई होंगे। इवन अगर आप एसईएफएस को ऑडिट कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट कर रहे हो, तो इन 3 एसेज को तो भाई साहब बिल्कुल मत भूल जाना, इन पे इन्होंने स्पेशल फोकस किया है। कौन कौन से सर? एसे 240 फ्रॉड, एसे 550 रिलेटेड पार्टी और एसे 570 गोइंग कंसर्न। फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी और गोइंग कंसर्न का इंपैक्ट ना सब पे आता है। इनका इंपैक्ट कहीं ना कहीं सब सही पे आता है। सपोज अगर मैनेजमेंट फ्रॉड है तो इसका इंपैक्ट परवेसिव है, अफेक्टिंग द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सारे एलिमेंट्स को अफेक्ट करेगा। रिलेटेड पार्टी के केस में अगेन अगर आप ऑडिट कर रहे हो मान लो किसी क्रेडिटर का, किसी डेटर का, तो देखो कहीं कोई रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर आप ऑडिट कर रहे हो रेवेन्यू का या परचेजेस का, तो अगेन देखो रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व तो नहीं है। अगेन जो गोइंग कंसर्न है इसका इंपैक्ट भी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने तो क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो 3 स्टैंडर्ड्स को इन्होंने स्पेशल इज्जत दी है। कौन कौन से? 240, 550 गोइंग कंसर्न, यानी 240 फ्रॉड, 550 रिलेटेड पार्टी और 570 गोइंग कंसर्न। तो ये कहता है इनको आपने स्पेशली फोकस करना है बिकॉज द एलिमेंट कुड बी मिसस्टेटेड ड्यू टू फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी और इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ गोइंग कंसर्न। क्या ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर है इस टॉपिक का? हाँ सर। अब यहां पे 4 स्पेशल केसेस पे आपने फोकस करना है। फटाफट आ जाओ मेरे साथ, रिवाइज करो। सबसे पहला केस है एसे 260 और मैं बताऊं अगेन दिस इज सेम। जो बच्चे 800 रिवाइज करके आए उनको ये बात पता रहेगी। वहां पे भी यही बात लिखी थी कि आपको पहचानना है। अरे दीवानों, TCWG को पहचानो, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट पर्सन विद इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट। अब सर वहां पे मैंने क्या बोला था, इधर देखो, कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनाने का तरीका
और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हाँ, तो जब ये फाइनेंशियल्स बनाने के तरीके अलग हैं, इनका टीसीडब्ल्यूजी अलग होगा। ऐसे ही यहां भी बोल रहा हूं कि जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं और जो एसएफएस और एससीएफएस हैं ये अलग हैं, इनको बनाने का तरीका भी अलग होगा, और अगर बनाने का तरीका अलग है तो इनके टीसीडब्ल्यूजी भी अलग अलग हो सकते हैं। तो यही बात यहां लिखी है दैट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस ऑफ सीएसएफएस मे बी डिफरेंट, जरूरी नहीं है बट हो सकता है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम एसएफएस और एससीएफएस। क्या टीसीडब्ल्यूजी वाला पॉइंट क्लियर है? सिंपल भाषा में बोलूं तो टीसीडब्ल्यूजी दोनों का अलग हो सकता है। अब बात आती है ऑडिट एविडेंस की। सर ऑडिट एविडेंस में आपका क्या कहना है? मैंने कहा इधर देखो, अगर किसी बच्चे ने पूरे सीए फाइनल की पढ़ाई कर ली है, पूरे सीए इंटर की पढ़ाई कर ली है, पूरे फाउंडेशन की पढ़ाई कर ली है, ठीक है, उसने कंप्लीट सीए की पढ़ाई कर रखी है, और मैं उसको बोलूं कि भाई तेरे को ना सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम देना है, तेरे को सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम देना है, तो मुझे एक बात बताओ, जब वो कंप्लीट पढ़ाई कर चुका है तो अगर उसमें से एक स्पेसिफिक एलिमेंट है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो क्या ये जो कंप्लीट पढ़ाई उसने करी है इसको यहां पे यूज कर सकता है? जो उसने कंप्लीट प्रिपरेशन करी है क्या वो उसको इस सब्जेक्ट में यूज कर सकता है? मैंने कहा हाँ, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे एप्लीकेबल है। अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रखा है, तो अगर आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो वो ऑडिट एविडेंस यहां यूज कर लो। अगर मैंने कंप्लीट सेट का ऑडिट कर रखा है, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और अब मैं सिर्फ पीएनएल का ऑडिट कर रहा हूं, तो जो पीएनएल वाले एविडेंस है उसको यहां पे यूज कर लो। तो यही बात मित्रों यहां पे लिखी है, जब आप ऑडिट कर रहे हो दोनों का, कंप्लीट सेट का भी और एसएफएस और एससीएफएस का भी, तो यू मे यूज द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट फॉर द एसएफएस और एससीएफएस। बस ओवरऑल सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना। 2 पॉइंट समझ गए सर, टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिट एविडेंस। अगला पॉइंट इंटर रिलेशन। ऑब्वियस ही बात है, कंप्लीट सेट और उसके एलिमेंट्स इंटर रिलेटेड है, तो जब आप एसएफएस और एससीएफएस का ऑडिट करो उसको अलग से कंसीडर मत करना। जरूरत पड़ी तो आपको टेस्ट करने पड़ेंगे इंटर रिलेटेड आइटम्स। इंटर रिलेटेड आइटम्स का मतलब है, सपोज अगर आप डेटर की टेस्टिंग कर रहे हो तो डेटर से रिलेटेड क्या है? रेवेन्यू। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर आप क्रेडिटर की टेस्टिंग कर रहे हो तो क्रेडिटर से रिलेटेड क्या है? परचेजेस। इसको भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो 3 बातें समझना सर, क्या? सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी अलग हो सकते हैं, दूसरी बात एविडेंस, कंप्लीट सेट में जो ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया उसको आप यहां पे यूज कर सकते हो। इंटर रिलेशन का मतलब है कंप्लीट सेट और उसके एलिमेंट्स इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड है तो आप इसको आइसोलेशन में कंसीडर नहीं करोगे, जरूरत पड़ी तो इंटर रिलेटेड आइटम्स को टेस्ट करो। लास्ट में हम सबका फेवरेट मटीरियलिटी। मैंने कहा मटीरियलिटी उसको समझ आएगा जिसके अंदर है कॉमन सेंस। क्या बात करो सर? हाँ, सारे बच्चे बताओ, कंप्लीट सेट बड़ा या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एससीएफएस बड़ा? सर कंप्लीट सेट बड़ा। तो मैंने कहा जब कंप्लीट सेट के कंपैरिजन में एसएफएस और एससीएफएस छोटे हैं, तो मुझे बताओ मटेरियलिटी पे इंपैक्ट क्या आएगा? मैंने कहा सिंपल है, व्हेन कंप्लीट सेट के कंपैरिजन में एसएफएस और एससीएफएस छोटे हैं तो इनकी मटेरियलिटी भी लोअर हो सकती है, देयर मटेरियलिटी में भी लोअर। तो यही सेम टू सेम बात यहां लिखी है, that materiality for the audit of SFS और SCFS may be lower than for CSFS। अब एक बात बताओ, अगर materiality कम होगी तो टेस्टिंग पे क्या इंपैक्ट आएगा? सर आपने सिखाया था परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के केस में कि जो भी आइटम्स होते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के ऊपर, इनको हम चेक करते हैं, यस और नो? यस सर। तो अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नीचे खिसकी तो इन आइटम्स को भी टेस्ट करना पड़ेगा, यानी टेस्टिंग बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं टेस्टिंग बढ़ जाएगी। तो इसका इंपैक्ट आएगा ऑन द आंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मटेरियलिटी कम तो टेस्टिंग बढ़ जाएगी, प्लस टेस्टिंग करके जो मिसस्टेटमेंट मिली और मैनेजमेंट ने ठीक नहीं करी, यानी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, उसको भी इवेल्युएट करना पड़ेगा एज पर एसए 450। तो शुभम सर ने जो 4 स्पेशल केसेस बताए हैं, ये पूरा का पूरा टॉपिक इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें अमेंडमेंट्स हैं। सर चारों केसेस क्या क्या हैं? सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी, दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, सीएसएफएस के, एसएफएस और एससीएफएस के, इनके टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग। ऑडिट एविडेंस में मैंने क्या बोला, जब आपने सीएसएफएस का ऑडिट कर लिया तो इसका एविडेंस एसएफएस और एससीएफएस में यूज कर सकते हो। इंटर रिलेशन मतलब सीएसएफएस और उसके एलिमेंट्स इंटर रिलेटेड है, क्योंकि एलिमेंट्स कंप्लीट सेट से इंटर रिलेटेड है, इनको आइसोलेशन में मत देखना, प्लस जरूरत पड़े तो इंटर रिलेटेड आइटम्स को आप टेस्ट भी करोगे। और आखिरी में हमने बात करी मटीरियलिटी की। मटीरियलिटी में मैंने कहा क्योंकि सीएसएफएस के कंपैरिजन में एसएफएस और एससीएफएस छोटे हैं तो इनकी मटीरियलिटी भी लोअर हो सकती है, और अगर मटीरियलिटी कम निकली तो इसका इंपैक्ट सीधा आता है आपकी टेस्टिंग पे, और टेस्टिंग के बाद जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है उनकी इवैल्यूएशन पे, यानी आंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएशन ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अगर चाहो तो वीडियो को फटाफट 2 मिनट पॉज करो, क्विकली इनको एक बार खुद रिकॉल करो एंड देन मेरे साथ आगे बढ़ना। डील डन? डन सर।
अगर मैं आपकी किताब पे आऊं तो यहां पे हमारा एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, ठीक है सर। अगेन यहां पे सेम बात बोलता है, जो एफआरएफ है वो स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बता सकती है, और एक्सेप्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको डिस्क्लोजर देखने हैं। कंसीडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, ये मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया। अब आ जाओ सारे बच्चे फॉर्मिंग द ओपिनियन पे। पानी के 2-2 घूंट लगाएंगे एंड गेट रेडी। आर यू ऑल रेडी? यस सर। अब फॉर्मिंग एन ओपिनियन में बस सिंपल सी बात ये कहता है कि भाई देखो, जो आपका फॉर्म ऑफ ओपिनियन होता है, एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन, ये आप ऐसे 210 में बताते हो अपने ऑडिट एग्रीमेंट में। यस सर, ये सिंपल बात है। इसके अलावा ये कहता है जो भी एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन होता है, फॉर्म मतलब किस तरह से आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले हो, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टेंसेस। इन 2 बातों को तो बस रीड करके चलना, ठीक है सर। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, एप्लीकेबल एफआरएफ। सर एप्लीकेबल एफआरएफ में मैंने क्या बताया था, इधर देखो। जो हम बचपन से शेड्यूल 3 पढ़ रहे हैं, शेड्यूल 3 किसके बारे में बात करता है सर? ये कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। यानी ये आपको बताता है पीएनएल कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ कैश फ्लो के बारे में भी एएस 3 में अलग से दे रखा है, ठीक है सर। और इनके नोट्स टू अकाउंट्स कैसे होंगे ये भी शेड्यूल 3 में दे रखा है। क्या शेड्यूल 3 अलग से किसी पीएनएल का मार्केट में अवेलेबल है? नहीं। क्या शेड्यूल 3 अलग से किसी बैलेंस शीट का अवेलेबल है? मैंने कहा नहीं। शेड्यूल 3 कंप्लीट सेट की बात करता है। यस और नो? यस सर। तो ये आपको सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर आपके पास सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या स्पेसिफिक एलिमेंट का एफआरएफ अलग से नहीं है, अगर आपके पास सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या स्पेसिफिक एलिमेंट का एफआरएफ अलग से नहीं है, तो जो एफआरएफ कंप्लीट सेट का है ना, उसी में से रेलिवेंट एफआरएफ उठा लो। यानी कंप्लीट सेट में आपके पास पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स हैं, तो पीएनएल का एफआरएफ इसमें से उठा लो, बैलेंस शीट का एफआरएफ आप इसमें से उठा लो, डेटर्स का एफआरएफ आप इसमें से उठा लो, क्रेडिटर्स का एफआरएफ आप इसमें से उठा लो। यानी अगर क्रेडिटर, डेटर और इन चीजों का एफआरएफ अलग से नहीं है, तो कंप्लीट सेट वाले एफआरएफ में से ही आप इनका एफआरएफ उठा के चल सकते हो। तो यही भाषा यहां थोड़ी सी बस इन्होंने टेक्निकल वे में दे रखी है। तो देखो क्या कहता है, फॉर द सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ मे नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट। यानी इनका एफआरएफ अलग से मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये केस कब होता है? जब आपके पास जो एप्लीकेबल एफआरएफ है वो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, जो किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखा है। तो आपने क्या करना है ना, आपने इसी के अंदर से अपना एप्लीकेबल एफआरएफ निकालना है। अब सर एक बात बताओ, अगर हमको चेक करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने फेयर प्रेजेंटेशन दिया नहीं, हमको चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फेयर प्रेजेंटेशन दिया नहीं, तो हम क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करेंगे? तो इस पे भी आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या एप्लीकेबल एफआरएफ है। क्या एप्लीकेबल एफआरएफ है, यानी जो एप्लीकेबल एफआरएफ है फॉर कंप्लीट सेट, क्या आपने उससे फुली कंप्लाई किया कि नहीं? वेदर यू फुली कंप्लाइड विद द एप्लीकेबल एफआरएफ और नॉट, इंक्लूडिंग द नोट्स एंड डिस्क्लोजर, ठीक है सर। अब क्योंकि आपको फेयर प्रेजेंटेशन देखनी है, तो ये बात मैंने आपको ऐसे 700 में भी सिखाई थी कि फेयर प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ कंप्लाई करना काफी नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ एडिशनल भी डालेंगे और माइनस भी करेंगे। एडिशनल का मतलब है डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क, और माइनस का मतलब है एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में यू कैन डिपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। तो 100 बात की एक बात ध्यान रखना, सर क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं फेयर प्रेजेंटेशन चेक करने के लिए? मैंने कहा सिंपल सी बात है, जो आपका कंप्लीट सेट का एफआरएफ है उससे चेक करो ये लोग कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। सिर्फ कंप्लाई करना काफी नहीं है, जरूरत पड़ी तो कुछ एडिशनल भी डालेंगे, माइनस भी करेंगे। एडिशनल का मतलब है प्रोवाइडिंग द डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क, और इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में आप माइनस कर सकते हो, यानी कैन डिपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। ये एक बेसिक सी बात आपको समझ के चलनी है। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब इसके बाद बात करते हैं फॉर्मिंग द ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन के लिए। इसके लिए अपने फटाफट नोट्स पे आ जाओ, ठीक है सर। ये कह रहा है जब भी ओपिनियन बना रहे हो बस इतना देख लेना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है चाहे एसएफएस या एससीएफएस, इसमें प्रॉपर डिस्क्लोजर होने चाहिए अबाउट द मटेरियल, इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में भी डिस्कस किया। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। अगर आप ऑडिट करो सीएसएफएस और इनका, तो इन पे आपने सेपरेट ओपिनियन देना, ये नहीं कि कंबाइंड ओपिनियन दोनों पे दे दिया। नो 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 नो, दिस विल नॉट वर्क। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। अब सर अगर आपके छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब से ना मैं इनको छोटे बोलूंगा, बार बार बोलो एसएफएस एससीएफएस, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो मैंने कहा अगर आपके छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में पब्लिश्ड हैं,
साथ में पब्लिश्ड है, तो मुझे एक बात बताओ, कंप्लीट सेट के ऊपर लिखा होना चाहिए ना कंप्लीट सेट? हाँ सर। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लिखा होना चाहिए ना सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हाँ। मतलब ये डिफरेंशिएटेड होने चाहिए, मतलब ये कहीं ना कहीं डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। तो ये कहता है अगर साथ में पब्लिश्ड है तो प्रेजेंटेशन शुड बी डिफरेंशिएटेड, अगर नहीं है तो मैनेजमेंट को बोलो कि भाई इसको ठीक करो, और जब तक ठीक नहीं करते ऑडिट रिपोर्ट मत देना, ठीक है? तो अगर पब्लिश टुगेदर है तो इट शुड बी डिफरेंशिएटेड, अगर डिफरेंशिएटेड नहीं है तो मैनेजमेंट से ठीक कराओ, अगर नहीं ठीक करते तो रिपोर्ट मत देना। और लास्ट में सिंपल सी बात है, ये डिफरेंशिएटेड तो होने ही चाहिए, आपका ओपिनियन भी अलग अलग आएगा, तो ऊपर बता दिया था मैंने। सो ऑल्सो गिव डिफरेंशिएटेड ओपिनियन ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये बेसिक 2 पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अब आता है तड़कता भड़कता पॉइंट, और यहां पे अमेंडमेंट भी है, 5 स्टार टॉपिक, प्लीज फोकस करना। ये कहता है कि मान लो आपके जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर या तो मॉडिफाइड ओपिनियन है, मतलब डिस्क्लेमर, एडवर्स, क्वालिफाइड, या ईओएम और ओम पैरा है, या फिर मुर्ग सेक्शन है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, या फिर जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है वहां पे कोई अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अगर ऐसा कोई भी केस है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट पे, तो आपने देखना है क्या ये रेलिवेंट है फॉर द ऑडिट रिपोर्ट ऑन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये रेलिवेंस चेक करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स देखने हैं एंड यहां अप्लाई करनी है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट। अब सर ये क्या क्या फैक्टर्स है? तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैटर समझो, किस रीजन की वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन था, किस रीजन की वजह से ये सारे पैरास थे, आपको मैटर समझना पड़ेगा, उससे पता चलेगा क्या वो मैटर रेलिवेंट है फॉर द एसएफएस और एसईएफएस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द मैटर एंड कितना वो रिलेट करता है एसएफएस और एसईएफएस से। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मटेरियल स्टेटमेंट है ना वो डेटर्स में है, तो मुझे बताओ डेटर्स कौन से एसएफएस से रिलेट करता है? सर डेटर्स रिलेट करता है बैलेंस शीट से। तो अगर आप बैलेंस शीट का ऑडिट कर रहे हो ना भाई एसएफएस में, तो फिर तो ये रेलिवेंट है। अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटर्स में मटेरियल स्टेटमेंट है, तो अगर मैं स्पेसिफिक एलिमेंट की बात करूं तो ये किसके लिए रेलिवेंट होगा? अगेन डेटर्स के लिए रेलिवेंट होगा। तो अगर आपको रेलिवेंस चेक करनी है तो आपको ये केस समझना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर डेटर्स में मटेरियल स्टेटमेंट है तो ये कौन से एसएफएस के लिए रेलिवेंट है? बैलेंस शीट के लिए। कौन से एसईएफएस के लिए रेलिवेंट है? डेटर्स के लिए। क्या नेचर ऑफ द मैटर वाला पॉइंट समझ आया? हाँ सर। दूसरा पॉइंट है परवेसिवनेस ऑफ द मैटर। अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड है और मैनेजमेंट के फ्रॉड की वजह से आपका इनके एविडेंस से विश्वास उठ गया और आपने कहीं ना कहीं डिस्क्लेमर दे दिया, तो क्या इसका इंपैक्ट एक आइटम पे आएगा या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो आपने परवेसिवनेस ऑफ द मैटर भी देखनी है, ठीक है सर। और बताओ सर, मैंने कहा अगला पॉइंट कहता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेबल एफआरएफ। सर इसका एग्जांपल समझना सारे बच्चे। जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसके हिसाब से बने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दिस इज द एप्लीकेबल एफआरएफ। हाँ सर। अब ये कहता है कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो किसके हिसाब से होनी चाहिए? एएस 9 के हिसाब से। बट यहां पे देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आपने रेवेन्यू ठीक से अक्रू नहीं किया। तो मटेरियल स्टेटमेंट थी तो ओपिनियन मॉडिफाई हुआ होगा, ठीक है सर। बट जब मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और मान लो आप रेवेन्यू ही चेक कर रहे हो, अब ये जो रेवेन्यू है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बुक नहीं हो रहा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो रहा है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स लिखे हैं उस हिसाब से रेवेन्यू बुक होता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कैश बेसिस के हिसाब से करना। तो क्या मैं बोल दूं ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो गया? हाँ सर। तो जब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ने कहा कैश बेसिस करना है और मैं कैश बेसिस ही फॉलो कर रहा था, तो क्या यहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी? मैंने कहा यहां नहीं होगी। मतलब सर इस एफआरएफ के हिसाब से मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और इस एफआरएफ के हिसाब से मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं। तो अगर दोनों के एफआरएफ अलग है ना, तो फिर हो सकता है वो रेलिवेंट ही ना हो। जो कंप्लीट सेट की गलती है वो एसएफएस या एसईएफएस के लिए रेलिवेंट ही ना हो। क्या बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स है सर। 2 पॉइंट और अगले 2 पॉइंट है रिलेटेड टू द पीरियड और टाइम। पहला पॉइंट कहता है कितना पीरियड कवर कर रहा है सीएसएफएस एंड एसएफएस और एसईएफएस। अगेन एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप ऑडिट कर रहे हो एक मल्टीनेशनल कंपनी का जिसके कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी 24 से लेके 31 दिसंबर 24 तक, ठीक है। इसका कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर है। और जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो है इन द रेवेन्यू ऑफ जैन टू मार्च 2024, ठीक है सर। अब जो मैं स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहा हूं उसमें जो रेवेन्यू कवर्ड है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 25 तक है।
तो सर एक बात बताओ, इस फाइनेंशियल ईयर में तो जैन से मार्च का रेवेन्यू आया ही नहीं। इस फाइनेंशियल ईयर में जैन से मार्च का तो रेवेन्यू आया ही नहीं, जैन से मार्च 24 का। हाँ, तो यहां एवरीथिंग इज ओके, यहां एवरीथिंग इज ओके। तो फिर ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है यहां पे रेलिवेंट नहीं है। तो आपने ये पीरियड कवर्ड बाय द सीएसएफएस एंड एसएफएस एसीएफएस भी देख के चलना है। समझ गए सर? उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है टाइम इलेप्स्ड, कितना टाइम बीत गया सिंस द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर टाइम इलेप्स से फर्क क्या पड़ता है, ध्यान से समझना। जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट थी ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो थी 1 जून 24, और छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट थी वो थी 20 जून 2024। इससे फर्क क्या पड़ा, ध्यान से समझना। देयर वाज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन, यानी एनुअल रिपोर्ट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, जो कि इन्होंने कहीं ना कहीं रेक्टिफाई कर दी 5 जून 2024 को। तो 5 जून 2024 को अगर ये चीज रेक्टिफाई होती है तो यहां पे तो गड़बड़ है। यहां पे तो गड़बड़ है, देयर इज अ इशू हेयर, बट यहां पे इट इज रिजॉल्व्ड। सर यहां रिजॉल्व क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे डेट 20 जून है और ये चीज ठीक हो चुकी है 5 जून को, सो इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर द ऑडिट रिपोर्ट ऑन एसएफएस। क्या ये बेसिक बात समझ आई? समझ गए सर? डन विद एवरीवन? यस सर। तो मैंने आपको जो पूरा टॉपिक पढ़ाया ना भाई साहब, इसमें जो ये पर्पल पर्पल वाली बातें हैं, ये जितनी भी पर्पल पर्पल वाली बातें हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। ये आपके बुक का पार्ट नहीं है, एग्जाम का पार्ट नहीं है, ठीक है। दीज वर जस्ट हियर टू एक्सप्लेन द फैक्टर्स। अब क्योंकि आप फैक्टर्स कॉन्सेप्चुअली सारे के सारे समझ चुके हो, तो मैं बताऊं ना, इनको याद रखना तो बहुत ही आसान है। 5 फैक्टर ध्यान रखने। सबसे पहले देखो मैटर क्या है। मैटर यानी नेचर ऑफ द मैटर, परवेसिवनेस ऑफ द मैटर। दूसरी चीज आपको देखनी है, सर मैंने कहा मैटर के बाद एप्लीकेबल एफआरएफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एप्लीकेबल एफआरएफ, यानी व्हाट इज डिफरेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट याद रखना, थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट यानी डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या एफआरएफ है कंप्लीट सेट के लिए और क्या एफआरएफ है छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ठीक है सर। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, मैंने कहा लास्ट पॉइंट बात करता है टाइम और पीरियड की। टाइम और पीरियड का क्या मतलब है, मैंने कहा बिकॉज देखो एंड में हमको रियलाइज होती है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, एंड में हमको रियलाइज होती है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। सर क्या गहरी बात करिए, तो मैंने कहा एंड में पीरियड और टाइम ध्यान रखेंगे। पीरियड का मतलब है कितना पीरियड कवर करते हैं बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कितना पीरियड कवर करते हैं छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी डिफरेंस बिटवीन द पीरियड कवर्ड बाय बड़े एंड छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टाइम का मतलब है कितना टाइम बीत चुका फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आप चाहो तो 2 मिनट लेके एक बार वीडियो पॉज करके पांचों फैक्टर याद करो, फिर मेरे साथ रिज्यूम करो। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स उठाए, दोनों एग्जाम्पल आपके मटीरियल के लिए हैं। मुझे आपने बताना है कि ये इंपैक्ट रेलिवेंट होगा या नहीं। तो मान लो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटर्स हैं उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो एक बात बताओ, ये किस सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट होंगे, बैलेंस शीट के लिए। तो क्या ये बैलेंस शीट के लिए रेलिवेंट है? हाँ है। क्या ये एसईएफएस में जो अगर डेटर का ऑडिट कर रहे हो तो क्या इसके लिए रेलिवेंट है सर। इसी तरह मान लो अगर क्वालिफिकेशन है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो क्या ये पीएनएल के लिए रेलिवेंट है? मैंने कहा नहीं, पीएनएल के लिए थोड़ी रेलिवेंट है। बोरोइंग्स की क्लासिफिकेशन में दिक्कत है तो ये बैलेंस शीट के लिए रेलिवेंट है ना, पीएनएल वाले एसएफएस के लिए रेलिवेंट नहीं है। इसी तरह क्या ये डेटर्स एसईएफएस के लिए रेलिवेंट है? मैंने कहा नहीं, ये डेटर्स के लिए भी रेलिवेंट नहीं है। तो ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात थी जो आपको बस समझ के चलनी है। तो अगर आप अपनी किताब पे आ जाओ बाबू, अगर आप अपनी किताब पे आ जाओ, तो किताब में सर ये टॉपिक कहां दे रखा है, ये यहां दे रखा है। इधर आ जाओ मेरे साथ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। फॉर्मिंग द ओपिनियन, यहां से सर। तो मैंने कहा सभी जब भी आप ओपिनियन फॉर्म करो तो देख लेना एडिक्वेट डिस्क्लोजर आ रहे हैं कि नहीं, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको इम्पैक्ट ऑफ मटेरियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। अब सर गोइंग कंसर्न के बारे में बस इतने सिंपल सी बात बोलिए, जो आप ऑडिट रिपोर्ट में सेक्शन डालते हो ना, कौन सा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, हाँ, दोनों में आप गोइंग कंसर्न से रिलेटेड मैटर्स डालते हो ऐसे 700 में, कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोइंग कंसर्न असेस करना, गोइंग कंसर्न के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखना कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो उन चीजों को आप इस रिपोर्ट में भी इंक्लूड करोगे एंड इट विल बी अडेप्टेड एज पर द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है सर। की ऑडिट मैटर हम सबको ऑलरेडी पता है सर, क्या की ऑडिट मैटर कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं, तो ये कहता है की ऑडिट मैटर आते हैं जब आप ऑडिट करते हो सर किसका, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। ऐसे 701 में हमने चीज सीखी थी, दे आर फॉर द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लिस्टेड एंटिटी। बट फिर भी अगर आपको लगता है नहीं नहीं मुझे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैम डालना है, मुझे स्पेसिफिक एलिमेंट में कैम डालना है, तो आप डाल दो, बट अगेन ऐसे 701 से कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है सर। अदर इंफॉर्मेशन के केस में सेम बात है जो ऐसे 800 में पढ़ाई थी सर। क्या अगर कोई भी ऐसी रिपोर्ट है
अगर कोई भी ऐसी रिपोर्ट है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एसएफएस या एसईएफएस की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें एसएफएस या एसईएफएस की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो अगर ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें एसएफएस और एसईएफएस की इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको आप एनुअल रिपोर्ट का दर्जा दे दोगे। अगर एनुअल रिपोर्ट का दर्जा दे दिया तो क्या होगा, एसए 720 एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ सर, एसए 720 का मतलब है अब इसको आपको रीड करना पड़ेगा। अब इसको आपको रीड करना पड़ेगा क्योंकि आपको देखना पड़ेगा क्या एसएफएस और एसईएफएस और एनुअल रिपोर्ट इन दोनों के बीच में कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। तो जो चीज हम 720 में सीखते हैं वो चीज इस पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो देखो क्या कहता है, एज पर एसए 720 अगर कोई भी रिपोर्ट है जिसके अंदर एसएफएस एसईएफएस है या उसकी इंफॉर्मेशन है तो उसको हम एनुअल रिपोर्ट मान लेंगे। इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एन एनुअल रिपोर्ट। और अगर एनुअल रिपोर्ट है तो फिर ऐसे 720 की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी। अब साइन की बात करो तो हम सबको पता है हर ऑडिट रिपोर्ट पे साइन होता है सर, किसका, ऑडिटर का। किसके नाम में, दो नामों में, ऑडिटर के नाम में, फर्म के नाम में। उसमें हमारे 3 नंबर भी आते हैं सर। 3 नंबर कौन से होते हैं, ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर और यूडिन। तो ये सब चीजें आपको बेसिक ध्यान रखनी है। अब स्पेशल पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि कहीं ना कहीं सेपरेट ओपिनियन आएगा ऑन द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट एंड एसएफएस और एसईएफएस। प्लस अगर ये साथ में पब्लिश्ड हैं तो इट शुड बी डिफरेंशिएटेड, प्रेजेंटेशन शुड बी डिफरेंशिएटेड। अगर डिफरेंशिएटेड नहीं है तो मैनेजमेंट को बोलो रेक्टिफाई करें। हम मैनेजमेंट को बोलेंगे रेक्टिफाई करो। जब तक रेक्टिफाई नहीं करते डोंट इशू द रिपोर्ट। प्लस आपका ओपिनियन भी डिफरेंशिएटेड होगा। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दी, ये एग्जांपल हमने कर लिया। अब आ जाओ एक छोटी सी बात और बताता हूं सर क्या, कुछ एडिशनल नोट्स एंड दिस ऐसे विल बी डन 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 डन। पानी के 2-2 घूंट लगाओ फटाफट। रेडी रेडी सर। सबसे पहला नोट, अगेन मैंने ऐसे 800 में भी बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूं। सपोज मान लो मेरे जो बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें मुर्ग सेक्शन है, ठीक है सर। अब ये कहीं ना कहीं इसकी कोई इंप्लीकेशन नहीं है, बट मैं इसको रेफर करना चाहता हूं इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एसएफएस और एसईएफएस। तो कौन सा पैरा डालूं, ओम पैरा आएगा, ठीक है। अदर मैटर पैरा आएगा ताकि, क्योंकि आप रेफर कर रहे हो टू समथिंग विच इज रिलेटेड टू ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट। तो हमने ये चीज ऐसे 706 में सीखी है, जब भी आप किसी ऑडिट रिलेटेड चीज को रेफर करते हो तो अदर मैटर पैरा आता है। अब एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज फोकस करना। अगर ऑडिट रिपोर्ट है बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जिसमें एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ रहा है, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब है जो भी मटेरियल स्टेटमेंट है उसका इंपैक्ट क्या है, परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक बात बताओ, क्या मैं एसएफएस और एसईएफएस पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूं? मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि इंपैक्ट परवेसिव है। तो यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है। तो जब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है तो आप ऐसा नहीं कह सकते एक ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या एक ये स्पेसिफिक एलिमेंट ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते। सो एसए 705 डज नॉट परमिट अनमॉडिफाइड ओपिनियन इन केस ऑफ एसएफएस और एसईएफएस। सर आपने एसईएफएस पे हैशट्रिक लगा रखा है, यानी क्या इसमें कुछ एक्सेप्शन है? मैंने कहा है। तो एक्सेप्शन कहती है कि आप एसईएफएस में इस केस में अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो अगर 3 कंडीशंस पूरी होती हैं। इफ इट इज नॉट प्रोपोपू, प्रोपोपू का क्या मतलब है? प्रोपोपू का मतलब है इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ रेगुलेशन। पो का मतलब है इट इज नॉट अ मेजर पोर्शन ऑफ द सीएसएफएस। ये सीएफएस एसएफ ये बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मेजर पार्ट नहीं है। एंड लास्ट में पू का मतलब है इट इज नॉट पब्लिश टुगेदर। जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट है और जो एसएफएस और एसईएफएस की रिपोर्ट है ये साथ साथ में पब्लिश नहीं है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती है, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट अ मेजर पोर्शन एंड दीज रिपोर्ट्स आर नॉट पब्लिश टुगेदर, तो फिर आप स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। इसी पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो अपने क्वेश्चन बैंक का, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ये कहता है सीएपी इज द ऑडिटर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर, कंप्लीट सेट पे इसने दिया एडवर्स ओपिनियन, यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है। बट एट द सेम टाइम इज ऑल्सो ऑडिटिंग द ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी एसईएफएस। तो यहां पे ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहता है, यहां पे ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहता है। तो क्या दे सकता है? हाँ, अगर 3 कंडीशन पूरी होती हैं। 3 कंडीशन यानी प्रोपोपू। प्रोपोपू का मतलब है प्रो फॉर इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, पो का मतलब है इट इज नॉट अ मेजर पोर्शन, एंड पू का मतलब है नॉट पब्लिश्ड विद द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ, जिसके अंदर एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब इसमें एक अजीब सी बात ध्यान रखना, अजीब सी अदाएं हैं। मैंने कहा अजीब सी बात क्या है, ध्यान से समझना, इस पे आई से गेम खेलेगा एग्जाम में एमसीक्यू में। अगर एक ऑडिट रिपोर्ट है ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है सर, और आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, पता है किसको लेके? बताओ सर। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन यानी पीएनएल, एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन द कैश फ्लोज यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट।
तो क्या आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो बैलेंस शीट पे? बैलेंस शीट का क्या मतलब है? स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्या आप एंटिटी के स्टेट ऑफ अफेयर्स पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो? मैंने कहा हां दे सकते हो। मैंने कहा हां दे सकते हो, दिस इज अलाउड। मतलब मैंने यहां पे एक बात बोली थी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है? नहीं, सिर्फ पीएनएल और कैश फ्लो पे है। तो बैलेंस शीट पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज अलाउड। ये बेसिक सी बारीक सी बात सारे बच्चे ध्यान रख के चलेंगे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? तो यहां पे आई थिंक हमारे सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अब एक बच्चा बोलता है सर क्या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में वो एक्सेप्शन अवेलेबल है? मैंने कहा कौन सी? कि कंप्लीट सेट में तो एडवर्स और डिस्क्लेमर है और मैं सिंगल फाइनेंशियल पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दूं। मैंने कहा नहीं, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप ये नहीं बोल सकते इट इज नॉट अ मेजर पोर्शन। ये मेजर पोर्शन है। दिस इज अ मेजर पोर्शन, इट इज डीम्ड टू बी अ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पे आपको ओपिनियन मॉडिफाई करना ही करना पड़ेगा। ठीक है बॉस? ठीक है सर। अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल के, आ जाओ रिवाइज कर लें। सूर्या इज द ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बने तो कौन सा ऐसे लग जाएगा? 800। साथ ही साथ ये ऑडिट करेगा डेटर्स का। डेटर्स यानी SEFS 805 भी लग गया। कैन ही एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट? यस, बस एप्लीकेबल FRF भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो आपने बोलना चाहिए कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बने हैं, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, तो ऐसे 800 भी लगेगा। साथ ही साथ क्योंकि एक स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स का, तो यहां ऐसे 805 भी लग जाएगा। तो दो ऐसे की आपने यहां पे बात करनी है। अगला क्वेश्चन, CAG इज ऑफर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिट ऑफ ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल यानी अगेन एक स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउएवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑडिटेड बाय CA जिग्नेश। सर ये क्या चल रहा है? मैंने कहा सिंपल सी बात है, बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कोई और कर रहा है और स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट आपको दिया गया है। क्या आप एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं करेंगे? वही आंसर आएगा, इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट। अब सर प्रैक्टिकली डिफिकल्ट क्यों है? सारे बच्चे मेरे साथ साथ बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे। मैंने कहा क्योंकि हमारे पास दो चीजें नहीं है। बोलो 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 बोलो, क्या नहीं है? तो ये कहता है इट मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल बिकॉज हमारे पास दो चीजें नहीं है, ना तो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द एंटिटी, एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, और साथ ही साथ साथ हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो एविडेंस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? कोरोबोरेट करना पड़ेगा एविडेंस। प्लस कई सारे ऐसे हमसे डिस्प्रोपोर्शनेट वर्क कराते हैं जहां पे हमने डेटर और गोइंग कंसर्न की बात की थी। तो आप मैनेजमेंट को बोलो अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट करवा लें। यहां मित्रों आपका ऐसे 805 along with the revisions of all the concepts and questions with the amendments gets done. मैं बताऊं ना, चीजें आसान ही हैं। चीजें आसान ही है अगर आप चीजों को प्रॉपर्ली समझ के चलते हो और साथ साथ थोड़ा मीठी मीठी टेक्निक लगाते हो। दैट इज नॉट प्रो पोपू। नॉट प्रो पोपू का मतलब क्या था? नॉट प्रोहिबिटेड, नॉट अ मेजर पोर्शन, नॉट पब्लिश टुगेदर। तो चीजें आसान हो जाती है, तो चीजें कहीं ना कहीं आसान हो जाती है, मजा आ जाता है। सो इसी तरह खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्लीज, ताकि बाकी CA फाइनल स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो इसी तरह से लगे रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। ये जो मैंने बोर्ड नोट्स रेफर करे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसको ज्वाइन करके रख लो। जितनी भी अपडेट्स होते हैं मेरी साइड से वो वहीं पे मिलती रहती हैं, तो कहीं आपसे कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है? सो ज्वाइन दैट चैनल एंड या सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। लगे रहो मित्रों, लगे रहो, कीप गोइंग।